नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पर्वतों के बारे में देखा। मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रेणियां प्रमुख है, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी और आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी में भी दो उप श्रेणियां थी, कैमूर और भांडेर। क्वेश्चन यहीं से आएगा कि कैमूर किसका हिस्सा है, वो आपका विंध्याचल का। महादेव पहाड़ी किसका हिस्सा है, सतपुड़ा मेकाल का। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर है, महादेव पहाड़ी पर। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। आज हम देखेंगे नदियां और अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश के। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और साथ ही कमेंट सेशन में आपका फीडबैक भी दें, ठीक है। नदियां और अपवाह तंत्र के बारे में। मध्य प्रदेश में लगभग 110 बड़ी और छोटी नदियां का उद्गम स्थल है। इसलिए इसे हमने पहले भी पढ़ा है, नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। यहाँ की अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं और यहाँ की नदियाँ का जो प्रवाह है, अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम है। क्या है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की नदियों, अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा में है, तो वह है आपके उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। सबसे अधिक नदियां का उद्गम कौन सी पर्वत श्रेणी से होता है, तो वह है आपकी मेकाल। किससे? मेकाल से। वाटरशेड भी हमने अमरकंटक को कहा था, 3 नदियां निकल रही है, इसलिए मेकाल, अमरकंटक कहाँ है? मेकाल श्रेणी में, ठीक है, इसलिए इसे जैसा कि नदियों का मानव जीवन में बहुत ही महत्व है। विश्व की अधिकांश संस्कृति और सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई है, इसलिए नदियों को सभ्यता का पालना कहा गया है। क्या कहा गया है? नदियों को सभ्यता का पालना कहा गया है। क्वेश्चन पूछ लेगा, सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? वह नदियों को कहा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपवाह तंत्र की, कि अपवाह तंत्र क्या होता है। तो अपवाह, सबसे पहले इस वर्ड को देखते हैं कि नदियों में बहने वाले जल को, नदियों में बहने वाले जल को अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह। और कई सारी नदियां आपस में मिलकर अपवाह तंत्र बनाती है। क्या बनाती है? अपवाह तंत्र, ठीक है। दो और शब्द के बारे में हम जान लेते हैं, एक नदी द्रोणी और जल संभर, ठीक है। तो नदी द्रोणी क्या होता है? एक बड़ी नदी का अपवाह क्षेत्र, मान लीजिए नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदी, मान लीजिए तवा है, शक्कर है, इन सभी, इसकी जो जल ग्रहण कर, इस क्षेत्र की जल ग्रहण शक्ति जो है वह आपकी नदी द्रोणी कहलाई। क्या कहलाएगी? नदी द्रोणी। और मान लीजिए कि काली सिंध, छोटी नदी जो कि चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध में कई छोटे नाले आपस में मिलते हैं, तो इस जो अपवाह क्षेत्र को हम जल संभर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संभर। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र है मुख्यतः। तो वह है 6 अपवाह तंत्र मुख्यतः है। गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी, फिर माही और महानदी अपवाह तंत्र। सबसे बड़ा आपका जो अपवाह तंत्र है वह गंगा अपवाह तंत्र और सबसे छोटा है महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है। अब गंगा अपवाह तंत्र आप कहेंगे, गंगा नदी तो यूपी में से निकल रही है, फिर बिहार उधर उस साइड जाके पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल गई। लेकिन जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से जो नदियों का उद्गम हुआ है, जैसे कि चंबल नदी, जिसका जो जाकर यमुना नदी में मिलती है और यमुना नदी आपकी गंगा नदी में मिलती है। कहीं ना कहीं आपकी चंबल किससे लिंक हो रही है? गंगा नदी से। बेतवा नदी यमुना से मिलती है, फिर उसके बाद यमुना नदी आपकी गंगा से। सोन नदी सीधे गंगा नदी से मिल रही है, तो इसलिए यहाँ आपका गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी आपके अमरकंटक से निकलती है और फिर यहाँ से इस प्रकार से बहती हुई पूर्व से पश्चिम होते हुए गुजरात होते हुए आपकी खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और इसमें लगभग हमने देखा 41, हम देखेंगे 41 इसकी सहायक नदियाँ रहेगी, ठीक है। ताप्ती अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी जो बैतूल से निकलती है और नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई खंबात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में मिल जाती है। इसमें भी आपकी पूर्णा नदी और अन्य कई छोटी नदियाँ मिलती है, गोपद नदी, पूर्णा नदी, ठीक है। अब गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी आपके नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलते हुए यह इधर ही बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। लेकिन आपकी पेंच नदी हुई, वर्धा नदी हुई,
कान्हन नदी हुई, ये सब आपकी गोदावरी नदी से मिलती है। ठीक है, इसलिए यह गोदावरी अपवाह तंत्र का कुछ भाग हमारे मध्य प्रदेश में भी है। माही अपवाह तंत्र, यह मध्य प्रदेश के पश्चिम की प्रमुख नदी है माही। इसकी एक और विशेषता है, यह कर्क रेखा को दो बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और यह भी अरब सागर में मिलती है जाकर। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर, और इसमें भी कई छोटी नदियाँ मिलकर एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। अब माही नदी अपवाह तंत्र, सबसे छोटा अपवाह तंत्र, एकमात्र नदी मिलती है मध्य प्रदेश की, हंसदो नदी। हंसदो नदी मिलती है आपकी महानदी से, इसलिए सबसे छोटा प्रवाहित क्षेत्र अपवाह तंत्र है। ठीक है, देख लिया सबसे बड़ा गंगा अपवाह तंत्र, सबसे छोटा। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी तंत्र में सबसे प्रमुख नदी नर्मदा की बात करते हैं हम, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है ये? 1077 किलोमीटर। कुल कितनी है? 1312। और मध्य प्रदेश में कितनी प्रवाहित होती है? 1077 किलोमीटर। जो नर्मदा नदी है वो आपका विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। साथ ही अगर हम देखें इसका जो उद्गम है वह आपके मैकाल पर्वत के अमरकंटक में है। इसका उद्गम कहाँ है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक में, जहाँ अमरकंटक से जोहिला और सोन नदी भी प्रवाहित होती है, जो आपकी सोन नदी बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। अब जो अमरकंटक है वो किस जिले में आता है? आपके अनूपपुर जिले में। कौन से जिले में? अनूपपुर जिले में। अब उद्गम से 8 किलोमीटर हम जब आगे चलते हैं तो हमें कपिल धारा और दुग्ध धारा 2 जलप्रपात मिलते हैं। कपिल धारा और दुग्ध धारा कौन सी नदी पर, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपके नर्मदा नदी पर। फिर यहाँ से डिंडोरी जिले में, फिर मंडला में थावर परियोजना है, मंडला में थावर परियोजना है। ठीक है, जो कि इसकी सहायक नदी है नर्मदा की। इसके बाद हम चलते हैं जबलपुर में बरगी परियोजना, जो कि बरगी नदी पे, और जो बरगी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? 41 सहायक नदियाँ हैं, जो दाहिनी ओर से, इसकी दाहिनी ओर से 19 और बाईं ओर से 22 नदियाँ मिलती है। दाहिनी ओर से 19 और बाईं ओर से 22 नदियाँ नर्मदा में मिलती है। टोटल कितनी है? 41। ठीक है, तो इसकी एक और जो दाहिनी ओर से आती है वह बरगी नदी है, जो उस पर बरगी परियोजना है जबलपुर जिले में ही। और इसमें ही आपका धुआंधार जलप्रपात जबलपुर जिले में ही भेड़ाघाट में है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? भेड़ाघाट। कौन से जिले में? जबलपुर। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पर। अब यहाँ पर 2 प्रमुख नदियाँ देखते हैं, शक्कर और तवा, जो कि बाईं ओर से नर्मदा नदी में मिलती है। तवा सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा की, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवा पे तवा बांध है, जो कि होशंगाबाद जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओंकारेश्वर परियोजना, जो आपके खंडवा जिले में, ओंकारेश्वर परियोजना। इसके बाद आपके खंडवा जिले में मानदाता और दर्दी, मानदाता और दर्दी 2 जलप्रपात नर्मदा नदी पर, मानदाता और दर्दी। सुक्ता बांध सुक्ता नदी पर, जो इसकी सहायक नदी है। इंदिरा गांधी परियोजना, ये बहुत प्रमुख परियोजना। एक तो इंदिरा गांधी परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, जो नर्मदा नदी पर ही स्थापित है। ठीक है, जो आपके खंडवा जिले में है। अब आगे बढ़ते हैं खरगोन में। तो खरगोन में महेश्वर परियोजना महेश्वर के पास में है, और सहस्त्रधारा जलप्रपात, वो भी आपके खरगोन जिले में। कौन सी नदी के ऊपर बनता है? नर्मदा नदी के ऊपर सहस्त्रधारा जलप्रपात। देजला देवड़ा बांध भी आपके खरगोन जिले में। देजला देवड़ा बांध पूछ लेगा कौन से जिले में, तो आपके खरगोन जिले में। अब यहाँ पर आपके अलीराजपुर में एक और जोबट परियोजना, जो कि जोबट नदी, इसकी जो सहायक नदी है। अब भरूच, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे आपके सरदार सरोवर बांध है। कौन सा है जिले में? भरूच। सरदार सरोवर बांध, जिसकी ऊंचाई 136 मीटर है, जो कि बहुत विवादित रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सरकार को उसकी हाइट बढ़ाने 136 मीटर तक करने की अनुमति दे दी गई है, और उसे लगभग 136 मीटर के समथिंग भर भी दिया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जाके फाइनली वो अरब सागर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है नर्मदा नदी। ठीक है, जो कि एक एस्चुरी का निर्माण करती है। काय का? एस्चुरी का। आप देख लीजिए, एस्चुरी और डेल्टा, आपकी जो ताप्ती और नर्मदा नदी है वह आपकी एस्चुरी बनाती है, और डेल्टा आपकी गंगा और जितनी भी पूर्व में प्रवाहित नदियां हैं वो सब आपकी डेल्टा मानती है। अब डेल्टा का मतलब क्या है कि जब ये नदी है, जब उसके मुहाने पे फाइनली वो जब समुद्र में मिलती है, तो वह
उसकी धाराएं बिखर जाती हैं। यहाँ से जो अवसाद या मिट्टी बहा कर लाए गए वो यहाँ जम जाते हैं, यहाँ इकट्ठा होते होते यहाँ पे एक ढेर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जल यहाँ से सीधा ना बह के इधर मुड़ जाता है, फिर यहाँ पे कुछ ढेर बन जाता है, फिर इस तरीके से जो आकृति बनती है वह आपकी डेल्टा रहती है। और एस्चुरी जो रहती है वो सीधी घाटी, जो नर्मदा नदी घाटी से बहुत प्रभावित होकर सीधे इस टाइप से समुद्र में मिलती है, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। कोई यहाँ पे इसके साथ कोई अवसाद या मिट्टी नहीं रहती है नर्मदा नदी में, इसलिए यहाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, आगे बढ़े। नर्मदा नदी के कुछ फैक्टों के बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र हम देख चुके हैं। देश की 5वीं बड़ी नदी है। कौन सी 5वीं बड़ी नदी है देश की? 15 जिलों में प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश के। सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी तवा है। सबसे बड़ी सहायक नदी तवा है, 5वें नंबर की है, 15 जिलों से निकलती है। दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। सबसे छोटा आपका महानदी अपवाह तंत्र हम आगे देखेंगे। सदावाहिनी नदी है ये। इसका मतलब क्या होगा कि साल भर इसमें पानी रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेह मिट्टी पाई जाती है, रेह, जो कि पानी को कम सोखती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेह मिट्टी के अधिकता के कारण पानी कम सोखती है और साल भर इसमें पानी रहता है, इसलिए यह सदावाहिनी नदी है। प्रायद्वीप भारत की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रायद्वीप भारत की नदी है। एक और नदी है प्रायद्वीप भारत की जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, गोदावरी। और आपकी सिंध नदी में भी साल भर पानी रहता है। लेकिन ये छोटी प्रमुख नदी की बात करें तो आपकी नर्मदा है और कावेरी है। ठीक है, इसके अन्य नाम देखते हैं। मेकाल सुता, क्योंकि मेकाल से निकली है। मेकाल सुता, सामोदेवी, निबुद्धा, रेवा। इसका जो एक प्रमुख नाम रेवा है, अधिकतर बार पूछ लिया जाता है। शिवपुत्री और सबसे मेन नामदासो। क्यों? क्योंकि टालमी ने कहा है, इसका नाम टालमी ने क्या दिया है? नामदासो। टालमी की लिखी गई पुस्तक का नाम भारत का भूगोल। ठीक है, टालमी ने क्या कहा है? नामदासो। और एक और रेवा, सामोदेवी, निबुद्धा, शिवपुत्री, इसके बाद सोमप्रभा, इसके अन्य नाम है। पूछ लेगा एग्जाम में कि नामोदास, नर्मदा को नामोदास किसने कहा? टालमी ने। या नामोदास किसका नाम है? तो वह है आपका नर्मदा नदी का। भारत की हृदय रेखा, ध्यान रखना, ना कि जीवन रेखा, हृदय रेखा भारत की किसे कहा गया? नर्मदा को, हृदय रेखा। और भारत की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी। जीवन रेखा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी। और भारत की हृदय रेखा की बात करें तो आपकी नर्मदा, और जीवन रेखा की बात करें भारत की तो आपकी गंगा। 2017 में इसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। 2017 में इसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले भारत में कौन सी नदी, किस राज्य ने किस नदी को दिया था? उत्तराखंड ने गंगा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया। और दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया हुयांग नदी को। कौन सी नदी को? हुयांग नदी को न्यूजीलैंड ने सबसे पहले जीवित नदी का दर्जा दिया। और मध्य प्रदेश ने कब दिया? 2017 में। सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी कितनी है इसकी? 41। दाईं ओर से कितनी है? 19। और बाईं ओर से 22। तो टोटल कितनी हो गई? 41। अब दाईं ओर से कौन कौन सी प्रमुख नदियां मिलती है, इसके नाम ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा कि बाईं ओर से कौन सी मिल रही है, दाईं ओर से कौन सी मिल रही है। तो हिरण, हथनी, ऊटी, बरना, मान, चंद्रकेशर, ये जो प्रमुख नदियां हैं दाईं ओर से मिलती है। आप थोड़ा इसको ध्यान रखें कि यहाँ अधिकतर देखो दाईं ओर जंगल के जानवर जैसे कि हिरण, हथनी, ऊटी, इस प्रकार जानवरों के नाम है। अब बाईं ओर की बात करें तो कितनी? 22 सहायक नदी है। उसमें दूधी, शक्कर आपके किचन से रिलेटेड है। दूध, शक्कर मतलब दूधी, शक्कर, तवा, बंजर, गंजाल, बरनार। थोड़ा ध्यान रखने की ट्रिक है कि ये 3 नाम तो आपको ऐसे ध्यान रह जाएंगे, ये 3 नाम दाईं ओर के इस प्रकार से याद रह जाएंगे। ठीक है, नमामि देवी नर्मदे यात्रा 11 दिसंबर 2016 को स्टार्ट हुई। 11 दिसंबर 2016 को स्टार्ट हुई। कितने जिलों में? 16 जिलों में 148 दिन के लगभग इसमें टाइम लगा। ठीक है, अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नर्मदा के ऊपर जो इनकी कविताएं हैं
या जो भी लेख इनने लिखे हैं नर्मदा के ऊपर, बड़ा ही मार्मिक इसका चित्रण किया है नर्मदा का। तीरे तीरे नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। ठीक है, इस प्रकार से इनकी जो ये कविताएं हैं नर्मदा नदी के ऊपर, इसलिए इन्हें अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आज हम झीलों का फैक्ट अगले वीडियो में देखेंगे। और प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेशन में